स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स के सारे फॉर्मूलेज की रिवीजन। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए सबसे पहले हम मोशन चैप्टर्स के कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। तो अभी मैं कवर करूँगा मोशन चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला फॉर्मूला जो कि होगा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। तो स्मॉल t से डिनोट कर लेते हैं। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट की बात करें तो हो जाती है मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी यूनिट देखने को मिल सकती है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, वो होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लेते हैं बहुत सारे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, S1, S2, S3 सो ऑन। सारे डिस्टेंसेस का टोटल जितना उन डिस्टेंसेस को कवर करने में टाइम ले रहा है, T1, T2, T3 डॉट डॉट। ठीक है, तो एवरेज स्पीड। आप वीडियो पॉज कर करके इन सबको लिख सकते हैं। तीसरा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम फिलहाल एस से ही डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वल होंगी। बाकी डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किसी भी न्यूमेरिकल में। इस केस में सेम मानते हुए चलते हैं, S/T डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो हमने बेसिकली एवरेज लिया है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। तो जैसे कि फॉर्मूले का नाम है एवरेज वेलोसिटी, तो बस वही इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लेना है डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है। तो ये नोटेशंस याद रखनी है। s हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है एंड v फाइनल वेलोसिटी है। तो ये थ्रू आउट दी वीडियो एंड इवन इन योर कोर्स और सिलेबस यही नोटेशंस फॉलो की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो हम उनकी डेरिवेशन ही देख लेते हैं फटाफट शॉर्ट में। तो रेफरेंस के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसके थ्रू हम सारी डेरिवेशंस करेंगे। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर वेलोसिटी डिनोट की जा रही है, दिस इज 0, इधर टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिट वही ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम इधर सेकेंड्स में।
तो ये पॉइंट है O ओरिजिन, ये पॉइंट मान लेते हैं A, फिर इधर से इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, रेफरेंस के लिए इस पॉइंट को C, और x एक्सिस पे जब इसे लाते हैं तो इसे मान लेते हैं D, इस पॉइंट को मान लेते हैं E। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम मान रहे थे कि ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो रहा है A पॉइंट से, जब नहीं कि अब जब हम उसे देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी A पॉइंट पे मतलब उसकी वेलोसिटी रीच कर चुकी है, तो OA को हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिनोट कर सकते हैं। OA जो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। उसी तरह से हमने इसको जब तक ऑब्जर्व किया, यानी कि C पॉइंट तक हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, तो C पॉइंट यानी कि O से लेके B तक जो होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसी तरह से अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो OA और ED सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ED भी हमारा U है और OB जो है वो CD के इक्वल है, या तो CD हमारी V है। ठीक है, तो सॉरी न्यू की तरह दिख रहा है, तो ये हमें ग्राफ से दिख रहा है। उसी तरह से AE इक्वल होगा OD के, यानी कि टाइम के लिए, यानी कि वो इंटरवल जिसके अंदर हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा जब उसकी वेलोसिटी U थी, तब तक ऑब्जर्व करा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होके V हो गई। कितने टाइम में? OD या AE टाइम, यानी कि T टाइम के अंदर हमने नोटेशंस लिखी हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं, जैसे कि हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो वो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज कैसे निकाला जाता है? किसी भी दो क्वांटिटीज का चेंज हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, यानी कि पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई। तो इस केस में भी वही करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि हमने पहले लिख लिया था सब ग्राफ के थ्रू कि फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, टाइम उसने t लिया है। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। और इसी को हम रीअरेंज करेंगे, t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, या हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। वी को इधर ही रहने देंगे, यू को उस साइड पे ले जाएंगे इक्वल्स टू के, तो माइनस यू उधर जाके प्लस का यू। तो ये हमारी पहली इक्वेशन डिराइव होगी मोशन की, v माइनस v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ग्राफ बनाया हमने, ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व करा है, इनिशियल वेलोसिटी u थी उसकी स्टार्टिंग में जब हमने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, हमने उसे ऑब्जर्व करा है t टाइम यानी t सेकेंड्स तक। t सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v होगी, तो u इनिशियल v फाइनल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलेज याद रखने हैं, डेफिनेशंस याद रखनी है और वही लगानी है। इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन डिराइव होगी। मैं इसे रब कर रहा हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन में हमने सिंपली एरिया निकालना है इस डायग्राम का, क्योंकि अगर ग्राफिकल में अगर आपको याद हो ग्राफ ऑफ
सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें इस डायग्राम का सिर्फ एरिया निकालना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और लीनियर मोशन के अंदर, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है और लीनियर मोशन है, तो इस केस के अंदर आप ही कह सकते हैं कि डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में दोनों सेम होंगे, क्योंकि लीनियर मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगी इस केस में, और उसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो एस जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CAE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AE या OAED। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। अब ट्राइंगल का बेस मान लेते हैं हम AE, क्योंकि ये 90 डिग्री के पास ही होता है हमेशा बेस ट्राइंगल का, एंड हाइट मान लेंगे CE। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि OD मल्टीप्लाई ED। लेंथ OD, हाइट ED, सिंपल मैथमेटिक्स है। AE, तो AE जो है हमारा वो OD के इक्वल था, हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, और जो कि इक्वल था टाइम के। CE हाइट। अब CE कैसे निकालेंगे? अगर ध्यान से देंगे दोस्तों, तो जो CE है वो एक्चुअली AB के इक्वल है या BA के इक्वल है। अब वो कैसे निकलेगा? अगर हम ध्यान से सोचें तो वो निकलेगा OB माइनस OA से। जब हम OB में से OA माइनस करेंगे तो ये बीच का हिस्सा निकलेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो हमें BA मिलेगा या CE मिलेगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। V माइनस U आ गया इधर। उस साइड की बात करते हैं OD इंटू ED। अब OD तो हमारा फिर से टाइम के इक्वल है। ED हमारा OA के इक्वल है, जो कि स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो वो U था, तो ये UT हो गया। अब V माइनस U क्या होता है? अगर फर्स्ट इक्वेशन आपको याद हो, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 V माइनस U जो होता है वो AT होता है। तो V माइनस U की जगह हम लिख देंगे AT। तो T इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। मैं से रब कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, इस जगह पे हमने V माइनस U की जगह पे AT पुट करा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट है थर्ड इक्वेशन का भी, डिस्टेंस ही निकालना हमने। ठीक है, तो हम फिर से डिस्टेंस निकालेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए, लेकिन अब तरीका अलग यूज होगा।
तो इस केस में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इस केस में डिस्टेंस होगा सेम वही एरिया निकालना है, लेकिन अब हम एरिया ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का अलग अलग नहीं, हम एक साथ यूज करेंगे। हम इस ट्रेपेजियम का OACD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACD ऐसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस केस में पैरेलल साइड्स क्या होंगी? OA और CD इनटू हाइट। हाइट क्या होगी इस केस में? AE या OD, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो इस केस में आप चाहे OD यूज़ कर लें चाहे AE यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं। हाफ इंटू OA इंटू CD, OA प्लस CD, आई एम सॉरी। तो OA है हमारा U, स्टार्टिंग में लिख लिया था हमने। CD है हमारा OB यानी कि V इंटू OD, OD है हमारा टाइम। ठीक है जी। अब टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2S इज इक्वल्स टू V प्लस U इंटू T। अब फिर से हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। अगर हम A को इधर डिनोमिनेटर में ले आए तो V माइनस U अपॉन A इक्वल्स टू हो जाएगा T के। तो अब हम ये T की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फिर ये A इधर डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AS A प्लस B A माइनस B, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो वो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अब हम इसको बस लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख देंगे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की। दोस्तों डेरिवेशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाली तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद बाकी दो इक्वेशंस के लिए हमने सिर्फ एरिया निकाला है। एक बार हमने ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का, और दूसरी बार हमने फॉर्मूला यूज़ करा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACD या ODCA, जो भी नाम दे दीजिए। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA और CD डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट AE, दैट्स इट। ठीक है, मैं इसे रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो 5वें नंबर पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। अगर कोई नंबरिंग में फॉल्ट हो जाए तो सॉरी, लेकिन मेन आप फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। तो ये हो गई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके बाद अब हम एक डिफरेंट टाइप की मोशन की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ फॉर्मूले एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो जो फॉर्मूले यूज़ होंगे कैसे होंगे वो सब भी बता रहा हूँ। तो छठे की तरफ बढ़ते हैं, जो इसी पे बेस्ड है, लेकिन मोशन थोड़ा अलग है। मोशन कैसा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कीजिए कोई बॉल है, उसको आप ऊपर U वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है? वो ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट जितनी वो रीच कर सकता है वो अटेन करेगा। उसके बाद वो फिर से नीचे आना, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के मोशन को आप ऐसे समझिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं A,
पॉइंट को मान लेते हैं C, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो इस तरह के मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, एक हाईएस्ट पॉइंट पहुंच रहा है, दूसरा जब उस हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे को आ रहा है। तो अब ऐसा होता क्यों है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी लगनी स्टार्ट होती है। तो जब वो ऊपर को जा रहा है तो उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डीएसेलरेट होता है वो, यानी कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वो पॉइंट ये है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट तक वो जा सकता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब वो उससे आगे नहीं जा सकता। फिर उस पर ग्रेविटी क्योंकि अभी भी लग रही है तो वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है, उसकी वेलोसिटी फिर बढ़नी शुरू होती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं इस मोशन के। तो नॉर्मल क्वेश्चंस में हमें सिर्फ आधा ही सॉल्व करना है, बाकी सब आपके सामने होगा। आप इसको मैं समझाता हूँ कैसे। सिंपल लॉजिक होता है, जितनी वेलोसिटी से आप फेंकेंगे उतनी वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा। तो ये सारे फॉर्मूले पे चेंजेस क्या आएंगे, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे हम जी यूज करेंगे। अब जी का साइन पॉजिटिव होगा इफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, जी का साइन नेगेटिव होगा इफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में होगी, जब नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन प्लस में होगी। तो अब न्यूमेरिकल किसी भी तरह से आ सकता है। हो सकता है वो आपको सिर्फ इतना पूछे कि ऑब्जेक्ट कितनी देर में इधर पहुँचेगा या कितनी हाइट तक जाएगा, या ये हो सकता है वो बोले कि किसी बिल्डिंग की छत से हमने किसी चीज़ को ड्रॉप किया। तो न्यूमेरिकल करने का सिंपलेस्ट फंडा है, जो भी क्वेश्चन हो उसे पढ़ें, उसमें से जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं बस उन्हें लिखते जाएं। तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो आपको नहीं बताएगा लेकिन वहीं प्रेजेंट होंगी। सपोज जब वो बोलता है कि हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब वो किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहा है तो उसने हमें एक्सेलरेशन नहीं बताएगा, लेकिन वो हमें पता होनी चाहिए कि ग्रेविटी लग रही है, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन -g। तो आपको एक चीज़ ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, बाकी जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यही सेम फॉर्मूले हैं, बस एक ही जगह पे -g या +g कब लगाना है मैंने बता दिया। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो -g, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो +g। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स चैप्टर के कुछ फॉर्मूले। तो फोर्स के अंदर सबसे पहले तो फोर्स का ही फॉर्मूला है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, मास M, एक्सेलरेशन A। इसको हम शॉर्ट में मा भी बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला MA, मा। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट। इसको N से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जो आपको याद रखनी है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक्सेलरेशन अगर हम वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से याद करें, एक्सेलरेशन होता है v - u/t। तो इस फॉर्मूले को हम ये भी, तो किसी क्वेश्चन में हमें हो सकता है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, तो हम फोर्स को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे पहले इस फॉर्मूले से और मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं। आपको पर दोनों फॉर्मूले शो करने पड़ेंगे वहाँ न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए। इसके बाद आते हैं हम डेरिवेशन पे, यानी कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, तो जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से।
तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब उसी चीज़ को हम लिख के देखते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, उस पे फोर्स अप्लाई की जाती है t सेकेंड्स के लिए, जिससे उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और वो u से v हो जाती है। फोर्स अप्लाई की गई है, अभी उसकी वेलोसिटी u थी, जब उस पे फोर्स अप्लाई करनी शुरू करी गई t सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो जब भी रेट ऑफ चेंज आएगा तो मतलब टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं कितना बदलाव आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मैं आई थिंक स्किप हो गया मेरे से, कोई नहीं। तो मोमेंटम होता है कि मास इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, m इनटू वेलोसिटी। अब ये ध्यान रखना, वेलोसिटी अगर इनिशियल है तो m u लिखेंगे, फाइनल है तो m v लिखेंगे, लेकिन जनरली हम वेलोसिटी को v से डिनोट कर देते हैं, कोई नहीं, फिलहाल लिख लेते हैं m v। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर इनिशियल है तो m u, फाइनल है तो m v। तो जैसे कि यहाँ सेकेंड लॉ के अंदर यूज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम एम वी एम यू अपॉन टाइम। तो मैं ऊपर रब कर रहा हूँ क्योंकि जो सेकेंड लॉ है वो बेसिकली यही डेरिवेशन है फॉर्मूले की। तो जैसे कि सेकेंड लॉ बोलता है, जो फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के तो इस केस में फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि अभी हमने निकाला एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट के आता है। ये v माइनस यू अपॉन टी जो हो जाएगा वो फर्स्ट इक्वेशन से ma हो जाएगा। k की वैल्यू SI यूनिट्स में 1 होती है, ये बस आपको मेंशन कर देना है। तो इसलिए फोर्स का फॉर्मूला बन गया ma, जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसको मैं रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं, कुछ भी देखना हो तो। मोमेंटम याद रखिएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आगे यूज़ होगी, लेकिन क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है तो मोमेंटम मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, मास इनटू वेलोसिटी। इसको याद रखना, ये वर्क एनर्जी पावर में भी यूज़ होगा।
तो फोर्स के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब हम उसके कुछ मेरिकल्स नहीं, सॉरी, कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे जो हमें करना है। तो आ जाते हैं हम वर्क पे। तो वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट Fs। वर्क की यूनिट होती है जूल, इसको हम J से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जानना चाहिए, जो जनरली यूज होता है, एक्चुअली में वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, जहाँ पे जो थीटा एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इधर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा होता है। अब इस बात का यूज़ क्या क्या है? इस बात का यूज़ ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर को लग रही है या नीचे को लग रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, या वो राइट को है या लेफ्ट को है, तो इनके बीच का एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों ही केस में फोर्स ऊपर है, ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, फोर्स नीचे है, ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, इन सभी केसेस में एंगल जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यानी कि cos 90 जो होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपने अच्छे से पढ़ा हो तो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा वो 0, यानी कि नो वर्क इज डन इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। थोड़ा विस्तार से बाद में जानेंगे, फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए इस चीज़ को, मैथमेटिकली आप याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स में जब ये यूज़ होगा या जहाँ कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम सारे फॉर्मूलेज ही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट होती है जूल, ध्यान रखिए प्लीज। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body when the body is in motion. Energy possessed by a moving body is called kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12 mv²। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। डेरिवेशन कुछ इस तरह से है, सेम कॉन्सेप्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पे t सेकेंड्स तक कुछ फोर्स लगती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो जाती है। ठीक है, फोर्स लगी इस पे t सेकेंड्स तक, f v u से v उसकी वेलोसिटी होगी। वर्क जो होता है अभी हमने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने वर्क क्यों लिखा है, वर्क इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये फोर्स वर्क करेगी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज लाने में, u से v में, वही वर्क जो होगा वो कन्वर्ट होता है इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो वर्क है बेसिकली यही काइनेटिक एनर्जी है, तो इसीलिए मैंने वर्क से स्टार्ट करा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी ma इंटू एस। अब s की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको थर्ड इक्वेशन याद हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a जो होगा वो s होगा। ये s की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे s की जगह पे। तो ये a से एक कट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया 1/2 m इंटू वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 m। तो ये m अंदर मल्टीप्लाई कर दिया v स्क्वायर के साथ भी, u स्क्वायर के साथ भी, और 2 तो दोनों के साथ है ही। अब जनरली होता क्या है, हमारा जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 0 से स्टार्ट होता है, रेस्ट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, when u is equals to 0 यानी कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, यानी कि एट प्रेजेंट जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर इनटू मास डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये हमेशा याद रखना, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, दोनों की यूनिट जूल इसीलिए होती है। तो जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है वही उसके एनर्जी में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप तीर कमान में तीर को ऐसे खींचते हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वो जो तार जिसको आप खींच रहे होते हैं तीर के साथ, वो उस तार को आप जब खींचते हैं तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो उस तार की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो आप छोड़ते हैं उसको तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है फिर एरो की काइनेटिक एनर्जी में। तो सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करा है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो एक जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में वो फॉर्मूला यूज़ होता है और हमें जानना भी वैसे भी पड़ेगा ही। तो मोमेंटम जैसे कि मैंने लिखवाया मास इनटू वेलोसिटी होता है mv। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर। तो m स्क्वायर में से एक m अलग कर रहा हूँ। अब इधर इस टर्म को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी गलत जा। तो इस इक्वेशन को हम इधर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो गया। अब 2 से डिवाइड करा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हाफ mv स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन आएगा वो आएगा 2m को हम इधर भेज देंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ये भी बहुत बार यूज़ होता है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार वो रेशो वाले क्वेश्चन देता है कि अगर मोमेंटम में इतना चेंज आ रहा है इतना परसेंट, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट आएगा, या रेशो मास में इतना फ़र्क आया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा, या मोमेंटम में। तो उन केसेस में इन्हें यूज़ करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो potential energy is basically the energy stored in a body by virtue of its position, shape and size. For example, अगर कोई चीज़ हाइट पे रखी गई है, जैसे एक ब्रिक, उसमें पोटेंशियल
है कि जगह अब वो उस हाइट से नीचे आएगी अगर, तो उसमें एनर्जी रहेगी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैर जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पैर पे गिर जाए, किसी के सर पे गिर जाए, तो उसकी पोजीशन यानी कि वो हाइट पे है, उस वजह से उसमें वो एनर्जी आ गई है। और उसी तरह से बो एंड एरो का एग्जांपल जैसे पहले दिया था, अगर हम बो की स्ट्रिंग को खींचते हैं तो स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हम उस पर वर्क करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वजह से एरो में जब वो ट्रांसफ़र होती है काइनेटिक की फॉर्म में, तो एरो बहुत हार्मफुल होता है फिर सामने वाले के लिए, अगर शिकार के लिए यूज़ करा जाए या किसी और काम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होकर यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के बाद ही यूज़ हो पाती है। बो एंड एरो हो गया, डैम में स्टोर्ड वाटर हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल है। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे। मान लेते हैं ग्राउंड है, ये हाइट h पे हम एक ऑब्जेक्ट को ले गए, इस ऑब्जेक्ट का मास है m। तो सिंपल सी बात है, इस ऑब्जेक्ट सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में अप्लाई करा था। इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको हाइट h पे ले जाने में जो वर्क होगा वही वर्क कन्वर्ट होगा इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है ma यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में क्योंकि इसको हम ऊपर को ले जा रहे हैं, तो अब इस केस में इसमें एक्सेलरेशन नहीं, हम ये देखेंगे कि इसका mg आएगा इधर मास एक, क्योंकि ग्रेविटी के साथ साथ हम काम कर रहे हैं। वो माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कभी भी नेगेटिव में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो mg लेंगे, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ। और s यानी डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, ये h हाइट तक जा रहा है, तो s की जगह हम आ जाएगा h। तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg h। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका फॉर्मूला याद करने के लिए, ठीक है। फोर्स ma होता है, इस केस में हम g लेंगे क्योंकि साइन हम इसमें कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब इस हाइट पे जरूरी नहीं हमने उसे ऊपर फेंका है, हमने उसे फेंका नहीं है, वो वहाँ पे है या किसी ने रख दिया है या आया है, जो भी रीज़न है XYZ, इसलिए हम साइन यूज़ नहीं करते इस फॉर्मूले में। और एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है इसलिए भी, तो मोशन के लिए नहीं, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। और एक स्टेटमेंट जो आपको हमेशा याद रखनी है, जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं, कि वर्क ही एनर्जी है या एनर्जी ही वर्क है, वाइस वर्सा। तो ये याद रखना है हमेशा, बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जब न्यूमेरिकल्स वाली मैं वीडियो डालूंगा उसके अंदर आपको समझ में आएगा कैसे, बहुत जल्द आएगी, मेरे हिसाब से कल ही आ जाएगी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है साउंड चैप्टर से रिलेटेड। अब तो साउंड चैप्टर में गिने चुने फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो वेव से रिलेटेड फॉर्मूला है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक वेवलेंथ होता है। न्यू, ये वी की तरह से, इसको NU न्यू से प्रोनाउंस करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू से डिनोट की जाती है, और न्यू का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। और
इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, इसको HZ भी बोलते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड मीन्स कि एक वेवलेंथ को, यानी कि इस क्रेस्ट को यहाँ पहुँचने में दूसरी क्रेस्ट तक या कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है एक वेवलेंथ। या एक वेव को आने में कितना टाइम लगता है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स आ रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, वेव वेलोसिटी v, सिंपल सा लॉजिक है, वेव की वेलोसिटी क्या है। तो वेव वेलोसिटी होता है वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सब कुछ वेव से रिलेटेड है। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ अपॉन टाइम पीरियड। और 1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी की यूनिट वही, अगर सेंटीमीटर है वेवलेंथ तो सेंटीमीटर सेकंड, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो वेव वेलोसिटी की यूनिट होती है वही वेव वेलोसिटी की यूनिट भी होगी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, डिपेंड करता है वेवलेंथ की यूनिट पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं सोनार, रेडार, इसके, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साउंड में दूसरे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो होते हैं सोनार, रेडार, इनके ऊपर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और टॉपिक, सॉरी, एको। तो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सोनार, रेडार, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये कोई शिप है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साउंड वेव ट्रैवल करेगी, किसी एक पॉइंट पे टकराएगी, फिर टकरा के वो वापस आएगी। तो बेसिकली सोनार और रेडार वाले केस में जो होता है वो एक्चुअली साउंड वेव जो है वो एक डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल करती है। तो सारे फॉर्मूला जो है वो बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इस केस में डिस्टेंस के जगह पे हम 2d अपॉन t करेंगे। स्पीड के लिए हम फिलहाल v लिख दीजिए, कोई बात नहीं, साउंड की वेलोसिटी या साउंड की स्पीड। तो 2d क्यों? क्योंकि साउंड वेव 2 बार डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। सेम केस होता है एको के में भी, एको वाले केस में भी सेम होता है। साउंड वेव जाती है किसी दूर ऑब्जेक्ट से टकरा के, जैसे पहाड़ों से टकरा के वापस आती है। तो साउंड वेव का जाना और आना, यानी कि वो एक डिस्टेंस को 2 बार ट्रेवल करती है। तो अगर आपको आपसे लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पता है तो वो d हो जाएगा, और इसलिए हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि साउंड वेव जाएगी भी और वापस भी आएगी उस डिस्टेंस को कवर करके। तो इसलिए 2d अपॉन टाइम, जितना टाइम वो ले रही है आने जाने में। स्पीड या वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों केस के लिए यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। v हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड है तो उसके हिसाब से स्पीड होगी, नॉर्मल साउंड है तो उसके हिसाब से स्पीड होगी, अगर साउंड पानी के अंदर है तो उसके हिसाब से स्पीड की वैल्यू होगी। वो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम दे रखी होती है। बाकी एयर में 332 मीटर पर सेकेंड इन जनरल ली जाती है। इसके अलावा 332 से लेके 342 तक की वैल्यूज़ जो होती हैं क्वेश्चंस में या तो दे रखी होंगी, बता रखी होंगी, नहीं तो 332 मीटर पर सेकेंड जो भी आप यूज़ करेंगे वो आप लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल के अंदर, इन केस अगर नहीं दे रखी है तो। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है सोनार, रेडार, एको, सभी केसेस में, क्योंकि साउंड वेव जाती है, टकरा के वापस आती है, तो इसलिए डिस्टेंस वो 2 बार ट्रैवल करती है। बाकी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला है। तो ये सारे चैप्टर्स के बेसिक फॉर्मूले हैं सब। नेक्स्ट वीडियो पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके,
और इन फॉर्मूलाज को यूज़ कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन हाँ, सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा मैं उन वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।